हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 3 ऊष्मा जो पाठ है अपना उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका दिया हुआ है, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। तो आपने यहाँ पर बच्चों जो प्रयोगशाला तापमापी है और डॉक्टरी थर्मामीटर जो है उन दोनों के बीच में समानताएं और अंतर को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये लिख दिए हैं मैंने आंसर आपके लिए, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। ये देखिए, पहला है जो समानताएं होती हैं, मतलब प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर जो है उन दोनों में क्या समानताएं हैं, आपस में कैसे वो एक दूसरे के जैसे हैं, तो वो इसमें बताया गया है। तो पहला है, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर दोनों ताप मापने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि भाई कोई भी थर्मामीटर जो है, चाहे वो लैब थर्मामीटर हो या डॉक्टरी थर्मामीटर हो, दोनों का काम ही क्या है कि दोनों से ताप मापने का काम किया जाता है। ठीक है, तो आपने बच्चों ये याद रखना है कि जो दोनों हैं उनसे हम क्या मापते हैं, ताप मापते हैं। ठीक है, तो ताप मापने का काम हम किससे करते हैं, दोनों थर्मामीटर से, दोनों का ही यही यूज़ है। दूसरा पॉइंट है इसमें, दोनों तापमापी पर सेल्सियस स्केल अंकित होता है, मतलब दोनों ही डिग्री सेल्सियस में उनमें जो दिए गए होते हैं तापमान के अंक वो डिग्री सेल्सियस में होते हैं। ठीक है, तो दोनों पर क्या है बच्चों, सेल्सियस स्केल। दोनों तापमापी में मरकरी, यानी मरकरी का इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में इसको कहते हैं पारा। तो ये पारा एक धातु है। ठीक है, मरकरी या पारा जो है, ठीक है, उसका उपयोग इसमें किया जाता है। ये सेमी सॉलिड रूप में हमें मिलता है। असमानताएं, अब इन दोनों में असमानताएं, डॉक्टरी तापमापी जो होता है उसमें विभंग होता है। ठीक है, विभंग जो क्या करता है, जो तापमान जैसे हम लोग माप लेते हैं, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग होने के कारण, ये विभंग जो होता है इसके कारण पारे को ये नीचे नहीं गिरना देता, मतलब जैसे ही हम मुंह से बाहर निकाल लेते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, तो भी हमारा तापमान जो है वो वही दिखाता है जो मुंह के अंदर होगा। इसके उल्टा अगर हम वो ले रहे हैं प्रयोगशाला तापमापी, उसको जिस भी, मान लो हमने कोई पानी जो है गर्म पानी है उसका तापमान मापा है डॉक्टरी थर्मामीटर से, तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो उसका जो तापमान है वह तुम्हें अलग मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों में अंतर है कि डॉक्टरी तापमापी जो होता है उसमें विभंग होता है। ये शब्द आपने याद करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ये याद करेंगे बच्चों, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका परिसर -10, देखिए ध्यान से, ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये दोनों का अलग अलग परिसर होता है। अगला पॉइंट है इसमें कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो है वह केवल शरीर का तापमान, यानी मानव शरीर का जो तापमान है उसको मापने के काम आता है, और जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उससे विभिन्न वस्तुओं का ताप मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें लिखा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। जो वस्तुएं ऊष्मा चालक होती हैं और जो ऊष्मारोधी होती हैं उनके 2 उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो ऊष्मा चालक जो है उनका उदाहरण, 2 उदाहरण कौन से होंगे, जो भी कोई धातु होती है वो सभी की सभी धातुएं कैसी हैं बच्चों, ये धातुएं सभी की सभी ऊष्मा चालक होती हैं। चालक का मतलब जो अपने में से ऊष्मा को स्थानांतरित होने दे। ठीक है, तो लोहा हो गया, तांबा हो गया। ऊष्मारोधी वो पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को अपने अंदर से स्थानांतरित नहीं होने देते, उसे रोकते हैं। ठीक है, तो जैसे पानी हो गया, हवा हो गया। ठीक है, इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी उसकी उष्णता, मतलब वो कितनी गर्माहट है उसमें, उसके द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद है, उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जाता। अब बच्चों यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसलिए डॉक्टरी तापमापी आ गया, वरना क्या होता,
यहाँ प्रयोगशाला तापमापी होता है, क्योंकि उबलते हुए पानी का तापमान मापने के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी को प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं? प्रयोगशाला तापमापी को। अभी हम लोगों ने पीछे पहला क्वेश्चन में ही देखा था कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका प्रयोग केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये डॉक्टरी तापमापी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो खाली स्थान है उसमें है उबल, ये वही सेम है बच्चों। इसके बाद अगला देख लेते हैं, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ठीक है, ताप जो है उसको डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देखो बच्चों डिग्री लिखा हुआ था, इसलिए ताप जो है इसलिए सेल्सियस आगे आया है। ठीक है, अब वैसे तो तापमान को मापने की और भी इकाई हैं, परंतु यहाँ डिग्री जो है वो खाली स्थान में पहले ही लिखा है, इसलिए आगे आपने खाली स्थान को पूरा करने के लिए सेल्सियस वर्ड लिखना है। इसके बाद है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। विकिरण जो होता है, जैसे आपने पढ़ा था पाठ में कि सूर्य की ऊष्मा जो होती है वह विकिरण के द्वारा हम तक पहुंचती है ना, उसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो माध्यम के बिना जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह विधि विकिरण कहलाती है। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरह से करेगी बच्चों? चालन प्रक्रम द्वारा। ठीक है, तो आंसर आ गया चालन। इसके बाद है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जो यहाँ पे खाली स्थान में हमारा क्या आएगा? गहरे रंग के वस्त्र। जैसे काला रंग है, हम लोगों ने पढ़ा था लेसन में कि काला रंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो उसे हमें गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए, है ना, तक उससे वरना क्या होगा? हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए हमें हल्के रंग के वस्त्रों को गर्मियों में पहनना चाहिए और सर्दियों में गहरे रंग के पहनने चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है मैच द कॉलम दिया हुआ है, तो मैच द कॉलम जो दिए हुए हैं पहले, तो ये देखिए ये आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन में जो हैं ये आगे उनके सामने गलत गलत लिखे हुए हैं। इसके बाद जो नीले पेन से जो मैंने आंसर लिखा हुआ है वो आप देखेंगे, इसमें सामने सामने आंसर दिए हुए हैं। देखिए, थल समीर के बहने का समय कौन सा होता है? रात। रात के समय थल समीर बहती है। समुद्र समीर जो है उसके बहने का समय दिन हो गया। समुद्र समीर कब बहती है? दिन के समय। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय कौन सा होता है? सर्दियाँ। बिल्कुल ठीक है कि सर्दियों में हमें गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मियाँ, कि हमें गर्मी कम से कम लगे, इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। तो देखिए बिल्कुल आसान सा है कि सर्दियों में क्या होता है, कई परतों के वस्त्र पहनने से अधिक उष्णता मिलती है, क्योंकि ऐसे वस्त्र में वायु फंस जाती है और वायु जो होती है वो ऊष्मारोधी होती है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें बस जो आंसर है वो सिर्फ यही है कि जब हम कई परतों का, मतलब कि जैसे पतली एक स्वेटर पहन ली, दूसरी भी पतली पतली, कोई मोटी मोटी हमें पहनने की ज़रूरत नहीं है कि एक बहुत मोटे से मतलब कि हमने स्वेटर पहन ली, ऐसी की ज़रूरत नहीं है। पतले ही जो कपड़े अगर हम पहनते हैं पर कई परतों के पहन ले, मतलब 2-3 जैसे पहन ले, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो हमारी सर्दियों में हमें जो ठंडक है उसको बचाएंगे और हमें उष्णता प्रदान करेंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु जो है वह हमारे वस्त्रों में फंस जाती है। मतलब जो हम एक स्वेटर पहने पतली सी, फिर एक और पहने मान लो, है ना, और एक हमने जो कपड़े पहने हैं वो, तो उनके बीच में वायु फंस जाती है, जिससे कि हमारे जो शरीर की उष्णता है वह बाहर नहीं आ पाती है और हमारा शरीर गर्म ही रहा रहता है। तो वायु जो होती है वह ऊष्मा रोधी होती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे ये एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, इस चित्र में जो पूछा है देखते हैं क्या है। अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो आपने देखिए यहाँ ये चित्र अपनी कॉपी में बनाना है और उसमें चालन, संवहन और विकिरण को समझाना भी है कि कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा बच्चों आपको पहले बता दूँ कि चालन क्या है। ठीक है,
चालन जो होता है, जैसे हम लोगों ने जब ये पाठ पढ़ा था तब एक एक्टिविटी करी थी कि जैसे मान लो ये रॉड है एक लोहे की और इसके ऊपर वैक्स लगा दिया गया, वैक्स मतलब मोम, ठीक है, और यहाँ एक मोमबत्ती जला दी, ठीक है। मोमबत्ती जलाने से क्या होगा, ये जो वैक्स जो लगा हुआ है, ये मतलब कि रॉड जो लोहे की रॉड है इसका ये सिरा गर्म कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जब रॉड गर्म करी तो रॉड की गर्मी से क्या होगा, उस पर लगा हुआ जो वैक्स है वो पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊष्मा इसमें आगे स्थानांतरित होती जाएगी, रॉड जैसे आगे तक गर्म होती जाएगी, उसका वैक्स आगे वाला भी ऐसे ही नीचे गिरता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ऊष्मा का चालन हो रहा है बच्चों, कि ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रही है, स्थानांतरित हो रही है। इसी प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। जैसे आपने घर में भी देखा होगा कि आपकी मम्मी जब सब्ज़ी वगैरह बनाती हैं तो उसमें अगर चम्मच छोड़ दी जाए गलती से तो वह चम्मच भी गर्म हो जाती है। तो देखो चम्मच जो है वो सब्ज़ी में गर्म नहीं की जाती है। जैसे ये मान लो बर्तन है, इसमें अगर आपने चम्मच को छोड़ दिया है तो क्या होगा, ये चम्मच का ये सिरा उसमें है पर ये सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ये किस प्रक्रिया से हो रहा है, चालन प्रक्रिया से। तो चालन मतलब जो ऊष्मा जो है वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब स्थानांतरित हो जा रही है वह चालन प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी चालन क्या होता है। इसके बाद हम लोग इसकी दूसरी देखते हैं, संवहन। संवहन प्रक्रिया में क्या होता है, संवहन। तो अब हम लोग एक बार इस चित्र में और देख लेते हैं पहले कि चालन कहाँ हो रहा है। तो अब देखो ये मोमबत्ती या जो लैंप है वो जलाया गया है, ये इसकी लौ है और यहाँ पर ये एक मेटल की जाली रखी गई है, ठीक है, धातु की जाली रखी गई है और इसके ऊपर ये पतीला रखा गया है। पतीले में पानी है, ठीक है, और इसको गर्म किया जा रहा है। तो अब देखो ये जो मतलब कि जो ज्वाला है वो इसके नीचे जल रही है और ये पतीला जो है ये गर्म हो रहा है। आप इस पतीले को छुएंगे तो ये जो इसका ऊपर वाला सिरा है पतीले का, क्योंकि आंच जो है वो नीचे लग रही है परंतु ऊपर वाला सिरा जो है वो भी गर्म हो रहा है। तो ये ऊपर वाला जो सिरा गर्म हो रहा है, ये पूरा पतीला जो गर्म हो गया है, ये किस प्रक्रिया से हुआ, चालन प्रक्रिया से। तो यहाँ पर आ गया हमारा चालन, ठीक है। इसके बाद हम संवहन करते हैं कि संवहन जो है वह क्या होता है। तो अब संवहन में देखो बच्चों, जैसे इसमें ये पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। तो पानी गर्म हो रहा है, क्या होगा, जो पहले ज्वाला जो है वो नीचे है तो नीचे के जो कण हैं वह ऊपर उठते जाएंगे गर्म होकर। गर्म कण जो होते हैं पानी के वह हल्के हो जाते हैं और हल्के होके ऊपर उठेंगे और ऊपर जो है वो ऊपर ही रह जाएंगे। ऐसे ही जो अब वहाँ पर जो गर्म कणों से जो स्पेस खाली हो गया, जगह खाली हो गई, उसको जो और दूसरे लेयर हैं ठंडे वाले वो कण ले लेंगे और वो वापस गर्म हो जाएंगे और गर्म होके वो भी ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है कि जो गर्म होकर कण जो है पानी के वो ऊपर आते जाएंगे और ठंडे उसका स्थान लेके फिर गर्म होते जाएंगे। तो इस तरह से पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो ये जो पानी गर्म हो रहा है ये किस प्रक्रिया से हो रहा है, संवहन प्रक्रिया से, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका संवहन, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि क्या है, विकिरण। अब विकिरण में भी क्या होता है, देखिए विकिरण हमने पढ़ा था कि विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और विकिरणों द्वारा ही वह गर्म हो जाता है। अब ये देखो, ये जो ज्वाला जल रही है लैंप की, ये ज्वाला जो है इसको डायरेक्टली नहीं छू रही है, ठीक है, और इसके ऊपर ये मतलब कि बर्तन रखा हुआ है। तो यहाँ पर से ये इसमें से विकिरण निकल रही हैं और इन विकिरणों से ये गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा विकिरण विधि से गर्म होना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों जो शब्द हैं, संवहन, चालन और विकिरण, समझ आ गए होंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवार पर श्वेत या सफ़ेद पेंट किया जाए, इसकी व्याख्या करनी है। तो देखो, जहाँ गर्म जलवायु होती है यानी कि ज़्यादा गर्मी होगी तो अगर हम ऐसे में, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि गहरे रंग के कपड़े हमें गर्मी में नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े, ठीक है। जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं
वह हमें ऊष्मा कम लगने देते हैं, मतलब गर्मी कम लगने देते हैं। उसका कारण क्या है कि ये ऊष्मा को कम से कम अवशोषित करते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमें गर्मी कम लगती है। और गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर है बच्चों कि अगर हम अपने घर की दीवारों पर, बाहरी दीवारों पर सफ़ेद रंग करते हैं, सफ़ेद पेंट करते हैं, तो सफ़ेद पेंट जो है, पेंट वो ऊष्मा को कम से कम अवशोषित करेगा, ठीक है। आपने याद रखना है, अवशोषित करेगा और कम से कम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ऊष्मा अधिकतर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, ठीक है बच्चों। तो परावर्तित होने के कारण क्या है, वो टकरा के वापस चली जा रही है। वो जो सफ़ेद रंग है उसने उसको कम से कम अवशोषित किया, टकरा के वापस चली गई है। तो इसका मतलब वो परावर्तित हो गई है, जिससे कि ऊष्मा मतलब कि गर्मी जो है वह कम से कम लगेगी, ठीक। तो आंसर जो लिखा है वो देख लेते हैं एक बार। घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। बच्चों यहाँ परिवर्तित हो गया है, इसको थोड़ा आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये परावर्तित है, ठीक है। ये शब्द यहाँ पर क्या है बच्चों, परावर्तित, ठीक है। आप इस शब्द को परावर्तित कर लीजिएगा। ये परावर्तित है, ठीक है, परिवर्तित नहीं आएगा, आपने इसको परावर्तित करना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 30 डिग्री सेल्सियस एक लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप होगा। अब देखो 30 डिग्री सेल्सियस मतलब कि गर्म जल है, ठीक है, और एक है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो जल होगा वो कैसा होगा, सीधी सी बात है। इसमें आंसर देखिए, ऑप्शंस जो लिखे हुए हैं, 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री से अधिक लेकिन 80 से कम, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 50 के बीच। तो बच्चों यही आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो वो उनके बीच का तापमान आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम मान लो ठंडा पानी है और गर्म पानी को मिला दें तो वो गुनगुना सा हो जाता है ना, उसका गर्म का तापमान कम आ जाता है। तो इसी तरह से ये जो 30 और 50 है, इन दोनों के बीच का तापमान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरें। 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया, मतलब कोई लोहे की किसी गोली को 40 डिग्री तापमान तक गर्म कर लिया गया है और उसको गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया। तो जल जो है उसमें भी 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा जो है उसका क्या होगा, स्थानांतरण कैसे होगा, ये बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, दोनों का तापमान सेम है बच्चों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी ऊष्मा। जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो बच्चों आप ध्यान दें इस बात पे कि यहाँ पर बोला गया है 40 डिग्री सेल्सियस लोहे की गोली जो है उसका तापमान है और जो जल है उसका भी 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में ऊष्मा का कोई स्थानांतरण ही नहीं होगा, है ना, सीधी सी बात है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ख वाला, कि ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर ऊष्मा स्थानांतरित होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा, उस दूसरे सिरे को क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो पहला क्या लिखा है देखो, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन पे आपने ध्यान देना है, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। अब देखो ये बच्चों लकड़ी है,
ठीक है। तो लकड़ी जो होती है वह ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करेगी, ये आपको भी पता है अच्छे से, है ना। तो इसका मतलब उसको जब हम आइसक्रीम के प्याले में डाल लेंगे लकड़ी की चम्मच को, जैसे आप लोग खाते भी हैं ना, लकड़ी की चम्मच ही होती है वो, जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, है ना। तो उसमें कुछ असर होता है, कुछ असर नहीं होता ना उसका। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन जो घ वाला है चौथा, ठंडा नहीं होगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। अब ये देखो बिल्कुल है कि जो हम लोग इस्पात की कढ़ाई जो होती है, जैसे कढ़ाई जो बनाई जाती है इस तरह से, है ना, कुछ ऐसी ही होती है ना कढ़ाई जो होती है, इसमें जो तांबे की तली लगा दी जाती है, वो क्यों लगाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ये देखो बच्चों, ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है कि जो स्टेनलेस इस्पात जो होती है उसकी बजाय तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, क्योंकि तांबा एक धातु है जो ऊष्मा की सुचालक होती है, तो वो अपने अंदर से बहुत आसानी से ऊष्मा को प्रवाहित होने देगी, है ना। तो इसके तली में जब यहाँ पर तांबे की परत लगा दी गई है, तो जब यहाँ पर जो आला, मतलब कि जब आग पर हम इसे गैस वगैरह पे गरम करेंगे तो क्या होगा, ये तांबा जो है जल्दी से गरम हो जाएगा, है ना। और तांबा गरम होने के बाद, क्योंकि इस्पात, स्टेनलेस इस्पात जो है वो भी धातु है, तो ये इस कढ़ाई को भी आसानी से गरम कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर यही हो जाएगा कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो आपका आंसर आ गया ग बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर हमने सारे पूरे कर लिए हैं बच्चों। तो आप लोग ये काम अच्छे से साफ़ सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है। तो इस तरह से अपना ये पूरा हो गया है कंप्लीट चैप्टर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट और शेयर कर दें। धन्यवाद बच्चों।